नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। टोटल 60,244 पदों पर। यहाँ पर आपको इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी विस्तार से बताने वाले हैं, तो वीडियो को आप बिना स्किप किए पूरा कंप्लीट जरूर सुनिएगा। और वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर कर सकते हैं, कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आपके मन में जितने भी तरह के डाउट हो सकते हैं सभी पर बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आप सभी देख लीजिए कि कैटेगरी वाइज कितनी सीट्स हैं। यूआर के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी, एससी, एसटी और टोटल यहाँ पर 60,244 सीट्स है। टोटल सीटों की संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है बिना कोई कारण बताए। आगे आप यहाँ पर देखेंगे ऑनलाइन आवेदन या शुल्क जमा प्रारंभ होने की जो डेट है 27 दिसंबर से है। 27 दिसंबर से आप फॉर्म आवेदन कर पाएंगे। लास्ट डेट यहाँ पर 16 जनवरी है। संशोधन की लास्ट डेट 18 जनवरी 2024। साथ में शुल्क समायोजन की भी लास्ट डेट यही है, 18 जनवरी। फीस इस बार आप देखेंगे तो 400 रुपये रखा गया है। अगर बात कर लें एलिजिबिलिटी की तो भारत का नागरिक होना चाहिए, तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में अस्थायी निवास के अभिप्राय से 1 जनवरी 1962 के पूर्व भारत आया हो, वह यहाँ पर देखेंगे। और अन्य भी अस्थायी निवास से संबंधित यहाँ पर कंडीशन है। आगे देखेंगे इसमें भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा 10वीं एवं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता होनी आवश्यक है। 12th पास होना चाहिए आपको, 12th पास होना चाहिए। इसमें अपीयरिंग वाले एलिजिबल नहीं होंगे। आप नीचे यहाँ पर देख सकते हैं कि फॉर्म आवेदन करते समय यानी जो लास्ट डेट है फॉर्म आवेदन की, उस डेट तक आपके पास मार्कशीट होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि आपने ये परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो। अपेक्षित शैक्षिक अर्हता हेतु परीक्षा में सम्मिलित हुए अथवा सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे, अपीयरिंग वाले एलिजिबल नहीं होंगे। डीबी के समय आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे। अब यहाँ पर देखिए जो अधिमानी अर्हता होती है ये आवश्यक नहीं होता। अगर आपके पास होगा तो आपको मेरिट में प्रेफरेंस मिलता है किसी अभ्यर्थी के साथ मेरिट में समान आने पर। अब इसमें कौन कौन सी अधिमानी अर्हता है आप लगा सकते हैं अगर आपके पास होगा तो। जैसे आप पहला देखेंगे डोएक या नीलेट से कंप्यूटर में ओ स्तर का प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो आपने, या प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या फिर एनसीसी बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो आपने। अगर आयु सीमा की बात कर लें, सामान्य वर्ग के जितने भी मेल कैंडिडेट्स होंगे, पुरुष अभ्यर्थी होंगे, 18 से लेकर के 22 वर्ष। 18 वर्ष से आप कम नहीं होने चाहिए, 22 वर्ष से ज़्यादा आपकी एज नहीं होना चाहिए। आगे हम फीमेल के लिए भी बात करेंगे और अदर जो कैटेगरी है उनके लिए भी बात करेंगे। अभी यहाँ पर बात हो रही है जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए, चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो। मेल के लिए पहला वाला पॉइंट और फीमेल के लिए दूसरा वाला पॉइंट है। तो मेल के लिए यहाँ पर देख लीजिए, मेल हो अगर आप जनरल हो तो आपका डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2001 से पहले का नहीं रहना चाहिए और 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। यानी इस डेट दोनों डेट को इंक्लूड करते हुए इनके बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ रहना चाहिए। यानी अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2001 से पहले है, जैसे 1 जुलाई 2001 या ऐसे और पहले आप चले जाएंगे तो वो एलिजिबल नहीं होंगे। इसी तरह से 1 जुलाई 2005 के बाद अगर आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, यानी 2 जुलाई 2005, 3 जुलाई 2005 या फिर ऐसे आगे, तो वे अभ्यर्थी भी एलिजिबल नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पर जो फीमेल जनरल की अभ्यर्थी होंगी, ये मेल के लिए हो गया। और अगर फीमेल है और अगर आप जनरल अभ्यर्थी हैं तो आपको यहाँ पर 3 वर्ष की आयु सीमा की छूट मिल रही है। यानी कि और ध्यान दीजिएगा जो एज देखा जाएगा 1 जुलाई 2023 से देखा जाएगा, एज की जो गणना होगी। तो जो फीमेल जनरल की अभ्यर्थी होंगी आपका डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 1998 से पहले का नहीं रहना चाहिए, यानी 97, 96, 95 नहीं रहना चाहिए। 2 जुलाई 1998 से पहले का नहीं रहना चाहिए। 2 जुलाई 1998 या इसके बाद होना चाहिए आपका डेट ऑफ बर्थ। और 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए, इसके पहले का होना चाहिए, इस डेट को इंक्लूड करते हुए। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप ओबीसी में हैं, एससी में है या फिर एसटी में है तो आपको नियमानुसार आयु सीमा में छूट मिलेगी। लेकिन इसके लिए अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। और अगर यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट होंगी तो आप सभी जानते हैं कि आपके पिता पक्ष का ही कास्ट सर्टिफिकेट मान्य होता है। आगे देखेंगे इसमें भी, यानी कि फादर आपके उत्तर प्रदेश के मूल निवासी रहने चाहिए, तभी आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा, चाहे आप ईडब्ल्यूएस में ही क्यों ना हो। आरक्षण के अंतर्गत जिस कैटेगरी के लिए आयु सीमा में छूट का प्रावधान होगा वहाँ पर छूट भी आपको मिलेगी। आगे यहाँ पर चरित्र है, कभी आपको सेवा से पदच्युत न किया गया हो या फिर कभी आपको नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध न किया गया हो। वैवाहिक परिस्थिति यहाँ पर देख लीजिए,
ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां होंगी, जीवित होंगी, या फिर इसी तरह से अगर विवाहित अगर महिला अभ्यर्थी हैं। चूँकि मिनिमम एज आप यहाँ पर देखेंगे तो 18 साल से ऊपर ही अभ्यर्थी यहाँ पर एलिजिबल रहने वाले हैं। और आप देखेंगे नियमानुसार फीमेल अभ्यर्थी 25 साल तक जनरल में, और अदर कैटेगरी के अभ्यर्थियों को ज़्यादा छूट मिलेगी आयु सीमा में, जो भी उसमें शासन का आदेश है, शासनादेश है। तो यहाँ पर वैवाहिक स्थिति भी देखी जाएगी। अगर विवाहित महिला कैंडिडेट हैं तो आपके एक से अधिक जीवित पति नहीं रहने चाहिए। बाकी यहाँ पर सरकार छूट दे सकती है यदि उसका समाधान हो जाए कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है। अब आगे देखिए, अगर यहाँ पर कोई अभ्यर्थी द्विविवाह बहुविवाह करने का दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध तो विधिक कार्रवाई की जाएगी। उसको भर्ती से भी, उसका अभ्यर्थन भी निरस्त किया जाएगा, उसको भर्ती से भी डिबार किया जाएगा। आगे आप देखेंगे शारीरिक स्वस्थता। किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा ना हो। आप सभी जानते हैं कि फाइनली मेडिकल होता है, उसके बाद फिर आपकी ज्वाइनिंग या ट्रेनिंग आपकी स्टार्ट होती है। यानी पहले एग्जाम, उसके बाद फिर DB PhD, उसके बाद फिर दौड़, उसके बाद फिर मेडिकल, फिर आपकी ट्रेनिंग, ज्वाइनिंग ट्रेनिंग। उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली 2015 यथा संशोधित के नियम 6 के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति पुलिस सेवाओं के लिए अर्ह नहीं होंगे। दिव्यांगों को इसमें अर्ह नहीं माना गया है। भर्ती की प्रक्रिया देख लीजिए आगे आप सभी। लिखित परीक्षा होगी 300 अंकों का, 2 घंटे का पेपर होगा। टोटल इसमें 4 सेक्शन होंगे, GK, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक और मानसिक योग्यता और मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि, तार्किक क्षमता। GK में आपका UP स्पेशल, करंट अफेयर, मूल विधि वो सभी आ जाएंगे। बाकी विस्तार से सिलेबस देख लेंगे आगे हम लोग। अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में गलत उत्तर देने के लिए नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है। कुल 150 प्रश्न होंगे, 2 नंबर का 1 प्रश्न होगा। और आप देखेंगे यहाँ पर अभ्यर्थियों को प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.5 अंक प्रदान किए जाएंगे, -0.5। लिखित परीक्षा आपकी OMR पर आधारित परीक्षा प्रणाली के अनुसार संपन्न कराई जाएगी। ये आपको बहुत पहले हमने आप सभी को बताया था कि आपको OMR शीट पर आपको बबल भरने होंगे, गोले भरने होंगे, जो करेक्ट आंसर होगा उसके संबंधित ऑप्शन को। परीक्षा आपकी एकल पाली में अथवा एक से अधिक पाली में अथवा एक से अधिक दिनों में भी संपन्न करवाई जा सकती है। हालांकि जो लेटर वायरल हुआ था उसमें एक दिन में एक पाली में परीक्षा कराने का प्रावधान किया गया था, या फिर वहाँ पर बात चल रही थी। अब देखते हैं आगे उसमें क्या होता है। और अगर परीक्षा एक से अधिक शिफ्ट या फिर एक से अधिक दिनों में होगी तो बिल्कुल ऑब्वियस ही बात है कि नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा, उसका रूल है। इसके बाद जब आपका रिटन एग्जाम हो जाएगा तो फिर आगे आंसर की आएगी, फिर आपत्तियां मांगी जाएंगी, फिर संशोधित आंसर की भी आगे आएगी। लिखित परीक्षा OMR शीट पर होगी। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर हेतु 4 विकल्प आपको दिए जाएंगे और उसमें से केवल एक करेक्ट आंसर होगा। OMR शीट की 3 प्रतियां होंगी, जिनमें से मूल प्रति बाह्य एजेंसी, द्वितीय प्रति बोर्ड के पास रहेगी, तृतीय प्रति अभ्यर्थी की होगी, जो कि आप अपने साथ ले जा सकेंगे। तो केवल और केवल अभ्यर्थी वाली प्रति ही आपको ले जाना रहेगा एग्जाम के बाद। लिखित परीक्षा अभिलेखों की समीक्षा यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसके बाद PST यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी शारीरिक मानक परीक्षण, इसके अलावा फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट यानी शारीरिक दक्षता परीक्षा के प्रवेश पत्र यथासमय बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। लिखित परीक्षा अभिलेखों की समीक्षा यानी DB, इसके बाद PST और PET, इनकी तिथियां, समय की सूचना यथा समय बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएंगी। यानी पहले रिटर्न हो जाएगा, फिर वहां से रिजल्ट आएगा, तो फिर वहां से कुछ ज़्यादा अभ्यर्थी DB के लिए बुलाए जाएंगे, DB के साथ में PST होता है, और उसके बाद फिर कुछ ज़्यादा अभ्यर्थी, यानी यहाँ से कुछ अभ्यर्थी कम होंगे लेकिन अभी भी सीटों के मुकाबले थोड़े ज़्यादा अभ्यर्थी PET के लिए बुलाए जाएंगे। फाइनली जितनी सीटें होती उतने अभ्यर्थियों को आगे फिर सिलेक्शन किया जाता है फाइनल रूप से, उनका मेडिकल आदि होता है। लिखित परीक्षा में सफल पाए गए अभ्यर्थियों से DB और PST में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी और कुल रिक्तियों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए बोर्ड द्वारा योग्यता के आधार पर एवं राज्य की आरक्षण नीति के अनुसार इस परीक्षण के लिए बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या का विनिश्चय किया जाएगा। यानी कितने अभ्यर्थी बुलाएंगे वो पूरी तरह से भर्ती बोर्ड के ऊपर डिपेंड करेगा। अब देखिए DB के समय आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने होंगे। 10th का हो गया, 12th का हो गया, कास्ट है, डोमिसाइल है, यानी आप जिस चीज़ के लिए दावा करते हैं, मान लीजिए आप आरक्षित वर्ग के अंतर्गत आते हैं या फिर आप EWS श्रेणी में हैं, OBC SC ST आप हैं, तो आपको उससे संबंधित डॉक्यूमेंट से भी दिखाना होगा। डोमिसाइल भी अनिवार्य रहेगा ऐसी स्थिति में। और ध्यान दीजिएगा जो भी कास्ट या EWS हो आप सभी ध्यान दीजिएगा स्टेट वाले फॉर्मेट पर बनवाइएगा और फॉर्म आवेदन की लास्ट डेट से पहले के सभी होने चाहिए। आगे भी हम लोग और देखेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए, हाइट सामान्य या फिर OBC और SC
पुरुष अभ्यर्थी होंगे तो 168 सेंटीमीटर आपका मिनिमम हाइट होना चाहिए, और अगर एसटी हैं तो 160 सेंटीमीटर पुरुष में। चेस्ट अगर देखेंगे तो 79 सेंटीमीटर, फुलाने पर 84 सेंटीमीटर, नॉर्मली 79 सेंटीमीटर जनरल ओबीसी एससी के लिए। और अगर एसटी अभ्यर्थी है तो 77 सेंटीमीटर नॉर्मल और 82 सेंटीमीटर फुलाने पर, यानी न्यूनतम 5 सेंटीमीटर फुलाव अनिवार्य होता है, जो कि बहुत ईजिली हो जाता है। महिला अभ्यर्थियों के लिए हाइट देखिए, जनरल है, ओबीसी है, एससी है तो 152 सेंटीमीटर। इसमें ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थी भी आ जाएंगे जनरल के साथ में ही। और अगर एसटी अभ्यर्थी है तो 147 सेंटीमीटर न्यूनतम आपकी हाइट होनी चाहिए कम से कम। यहाँ पर वेट देखा जाएगा फीमेल अभ्यर्थियों के लिए 40 किलोग्राम आपका वेट रहना चाहिए, किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो। इसके आगे देखिए फिर दौड़ की बात की जा रही है। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 25 मिनट में 4800 मीटर और महिला अभ्यर्थियों के लिए 14 मिनट में 2400 मीटर या 2.4 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी आवश्यक होगी। चयन तथा अंतिम योग्यता, अब यहाँ से रिटन हो गया, डीबी पीएचडी पीईटी हो गया, इसके बाद फिर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के क्रम के अनुसार प्रत्येक श्रेणी के अभ्यर्थियों की एक चयन सूची आरक्षण नीति को दृष्टिगत रखते हुए तैयार करेगा और इसे विभागाध्यक्ष को अग्रिम कार्रवाई हेतु प्रेषित करेगा तथा इसे बोर्ड की वेबसाइट पर भी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रदर्शित किया जाएगा। कोई भी वेटिंग लिस्ट तैयार नहीं की जाएगी। यहाँ पर देख लीजिए ये लाइन, कोई भी वेटिंग लिस्ट तैयार नहीं की जाएगी। 2 या अधिक अभ्यर्थियों के एक के अंक समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को प्रेफरेंस प्रदान किया जाएगा मेरिट में जो अधिमानी अर्हता रखते होंगे। अधिमानी अर्हता के बारे में ऑलरेडी आप सभी को बता चुके हैं पहले ही कि उसका क्या फ़ायदा मिलेगा आप सभी को। इसके बाद भी यदि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान हों, यानी मेरिट में अगर आप समान आते हैं तो ज़्यादा आयु वाले अभ्यर्थी को प्रेफरेंस मिलेगा। इसके बाद फिर देखा जाएगा अगर ये भी समान आ गया तो उसके आगे फिर देखा जाएगा हाई स्कूल प्रमाण पत्र में उल्लिखित उनके नामों के अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम अल्फ़ाबेट, यानी ए वाले को पहले लेंगे, उसके बाद फिर बी वाले, फिर सी वाले को, ऐसे होता है। आरक्षण व आयु सीमा में छूट, उत्तर प्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों को ही अनुमन्य होगा। अभी आगे देखेंगे कितनी आयु सीमा में छूट मिल रही है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ें आप और देख लीजिए। ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान है। यानी किन किन विहित शासनादेशों के अंतर्गत आपको फायदा मिलेगा उसके बारे में दिया गया है जानकारी। यहाँ पर नीचे देखिए आप सभी, एससी को 5 वर्ष आयु सीमा में छूट मिलेगी, एससी वर्ग के अभ्यर्थियों को। और आरक्षण का कितना प्रतिशत है? 21% है। यहाँ पर ये आरक्षण का प्रतिशत यहाँ पर है। शासनादेश कौन सा है? प्रमाण पत्र व प्रारूप हो गया। और देने वाले सक्षम अधिकारी, यानी किन अधिकारी से आपका प्रमाण पत्र जारी हुआ रहना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट। तो जिलाधिकारी, अतिरिक्त जिलाधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट, उप जिला मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, जिला समाज कल्याण अधिकारी, इनसे नीचे के कोई अधिकारी नहीं रहने चाहिए। तो सारी चीज़ आप यहाँ पर विस्तार से अच्छे से देखते चलें। एसटी के लिए 5 वर्ष आयु सीमा में छूट और आरक्षण कितना है? 2% है। बाकी की चीज़ें आप यहाँ पर देख लीजिएगा। प्रारूप 1 पे बनेगा इनका भी कास्ट सर्टिफिकेट, ये भी प्रारूप 1 पर है। और किन किन अधिकारियों में से किसी भी एक अधिकारी से हुआ रहना चाहिए। इसी तरह से ओबीसी के लिए 27% आरक्षण का प्रावधान है, 5 वर्ष आयु सीमा में छूट, प्रारूप 2 पर आपका बनेगा। और किन किन अधिकारियों से आपका मान्य होगा वो भी आप देख लीजिएगा। जैसे डोमिसाइल होता था, आप सभी जानते हैं कि एसडीएम से ही जारी हुआ रहता है डोमिसाइल की स्थिति में। ईडब्ल्यूएस के लिए भी आप सभी देख लें, प्रारूप 4 है, किन अधिकारियों में से किसी एक अधिकारी से आपका प्रमाण पत्र जारी हुआ रहना चाहिए। और यहाँ पर 10% आयु सीमा में छूट है आपको। आयु सीमा में कोई छूट नहीं है। आरक्षण 10% है लेकिन आयु सीमा में कोई छूट नहीं ईडब्ल्यूएस के लिए। फिर यहाँ पर आप सभी देख लीजिएगा, 36 आरक्षण के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को 2%, भूतपूर्व सैनिक को 5%, होम गार्ड्स केवल पुरुष को 5% और महिलाओं को 20% आरक्षण है। दिव्यांगों के लिए यहाँ पर कोई सीट नहीं है, ठीक है। बाकी आपको अधिकतम आयु सीमा में छूट केवल भूतपूर्व सैनिक को मिलना है 3 वर्ष का, और किसी को नहीं मिलेगा। 36 आरक्षण के अंतर्गत प्रमाण पत्र या किस सक्षम अधिकारी से आपका जारी हुआ रहना चाहिए। जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में आप